चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है तो गैसेस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें बेटा डिस्कस की थी। हमने गैसेस चैप्टर के अंदर डिस्कशन में क्या क्या बातें लाए थे। हम लोग डिस्कशन में ये बात लाए थे भाई गैसेस चैप्टर में कि ये वाले सारे फार्मूलेज जो है ना, ये पूरे गैस का समझो खुलासा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि जो है गैस चैप्टर के अंदर किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं किन किन फार्मूलों के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो भाई ये जो एक फार्मूला है हमारे पास पहले वाला, आप ये देखें ये क्या है भाई, ये सारे फार्मूलाज हैं। क्या है ये सारे फार्मूलाज, ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन इन्हीं से गैस के चैप्टर जो है तो हमारा इन्हीं के फार्मूलाज के साथ क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। भाई पहला हमारे पास फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू के। अब ये कहाँ से आया है भाई, ये वी कहाँ था, डिवाइडेड बाय वी किस तरीके था भाई, ये इस तरीके से था कि वी का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ भाई, पी के साथ। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, बॉयस लॉ में पढ़ा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके आ गया है। अब इसी पी को अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। तो ये हमने पढ़ा था बॉयस लॉ के अंदर। तो बॉयस लॉ को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं भाई कि बॉयस लॉ क्या है भाई, बॉयस लॉ को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V के साथ डायरेक्ट रिलेशन में T था तो T यहाँ पर आ जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये चार्ल्स लॉ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। और इसी के साथ साथ हम लोग थर्ड फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब ये फार्मूला जो है इससे आप इतने फेमिलियर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ई टाइम डिकेड के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने चीजों को क्या करना है भाई, डीपली कवर करना है। तो देखें ये डिग्री सेल्सियस का फार्मूला है 9-10 का, मतलब स्टूडेंट्स भी इससे शायद फेमिलियर होते हैं कि इसको 1/9 कहते हैं। एफ माइनस कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, आपको ये फाइंड करना होता है, फ़ारेनहाइट को इसके अंदर डालते हो, इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये भी एक फार्मूला है जो कि गैस चैप्टर के अंदर यूज किया जाता है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा भाई यहाँ पर अगर डिग्री सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट दिया जाए, ये डिग्री सेल्सियस उधर चला जाता है, ये -32 से +32 हो जाता है, तो फ़ारेनहाइट के लिए भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। ये फार्मूला क्या है भाई, कौन बताएगा। हम लोग कर भी चुके हैं इसको, हम लोग कर भी चुके हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं भाई। ये फार्मूला है आपके पास किस चीज़ का भाई, चार्ल्स लॉ की ही आगे जो है तो ये एक्सपेंशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो ये फार्मूला किस चीज़ का है भाई, ये फार्मूला है आपके पास एब्सोल्यूट जीरो का। तो एब्सोल्यूट जीरो में हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो है V0। अच्छा ये जस्ट फार्मूले बता रहा हूँ, ये जस्ट फार्मूले बता रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ चीज़ें भी अभी हम लोग आगे एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व करने वाले, इनमें से ज़्यादातर फार्मूलों के ऊपर। तो इसीलिए मैंने पहले सोचा कि आपको क्यों ना एक पूरे गैस चैप्टर के फार्मूलेस के बारे में पता हो कि भाई ये वाले फार्मूले जो हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो का फार्मूला था भाई। इससे तो क्या, इससे तो पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। इसी के साथ साथ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखो P1 ये T इधर डिवाइड में आ जाएगा तो P1V1 डिवाइडेड बाई T1, P2V2 डिवाइडेड बाई T2। इस फार्मूले से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व किए जाते हैं, और ये तो आप सबको पता है भाई, हम सबका फेवरेट फार्मूला D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई RT। डेंसिटी का फार्मूला है प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय RT, प्राइम मिनिस्टर RT, प्राइम मिनिस्टर PMRT। ये किसका फार्मूला हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। डेंसिटी को हम लोग भाई ये इसके ऊपर मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा ये कौन सा फार्मूला है भाई, बताओ ये कौन सा फार्मूला है, कमेंट सेक्शन में बताओ। टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर है, गैस का टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर है। अगर ये भी तुम नहीं बता पाए तो तुम तो भाई एक बुद्धू इंसान हो। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, किस साइंसदान ने इसको दिया था भाई। ज़रा सा साथ साथ ज़रा सा मैदान में भी आया करो ना यार, थोड़ा थोड़ा तो मैदान में भी तो आओगे ना। तो भाई ये फार्मूला किसने दिया था, ये फार्मूला हमें दिया था अपना प्यारा सा साइंसदान था डाल्टन। डाल्टन ने बोला था पार्शियल प्रेशर जो है सबका वो टोटल प्रेशर के बराबर है। इसी के साथ साथ भाई डाल्टन लॉ याद है कि नहीं, शायद मैंने तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये तो आसान है कि भाई देखो एक कंटेनर के अंदर एक गैस मौजूद है ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट डॉट से। दूसरे कंटेनर में एक गैस मौजूद है नाइट्रोजन, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से। ना 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 ना। इसी तरीके से एंड पे मौजूद है हाइड्रोजन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डॉट से, बिल्कुल डॉट से। भाई ऑक्सीजन का जो प्रेशर है यहाँ पर वो है 5 atm लेट से, नाइट्रोजन का प्रेशर है 5 atm, इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो है 3 atm।
इंडिविजुअल हर एक गैस का प्रेशर है कंटेनर के अंदर। अब जब इन तीनों गैसों को मिक्स कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि तीनों गैसेस, जो भी गैसें होंगी वो नॉन रिएक्टिंग हो। वो क्या हो? नॉन रिएक्टिंग हो, एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करें, एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करें। तो भाई उस कंडीशन में क्या होगा भाई? उस कंडीशन में ये होगा कि ये आपके पास आ गया क्या? ऑक्सीजन आ गई, यक से ऑक्सीजन आ गई डॉट इस तरह गोला गोला, फिर क्या आ गई? नाइट्रोजन हो गई क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। इसके अलावा क्या आ गई? हाइड्रोजन आ गई। तो ये सारी की सारी गैसें अब एक कंटेनर के अंदर आ गई। अब इस गैस का प्रेशर देखो, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? इन सम को इस सब के प्रेशर को सम कर दो, 5 + 5 + 3, तो टोटल प्रेशर यहां पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 10 और 1 13 ATM टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये हमें किसने कहा था कि हर एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसको सम कर दो, गैस ए, गैस बी, गैस सी, तो टोटल प्रेशर तुम्हारे पास उसके बराबर होगा। ये सिंपल सी बात हमें किसने बताई थी? ये सिंपल सी बात हमें डाल्टन से बताई थी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि दोनों गैसें जो है, तीनों गैसें आप इसमें रिएक्शन ना करें। लेट अस सपोज दैट तुम्हारे पास एक गैस है, कहाँ लिखूं? चलो यहीं लिख देता हूं। लेट अस सपोज दैट तुम्हारे पास एक गैस है, कौन सी वाली? एक गैस है तुम्हारे पास अमोनिया, NH3। इसका तुम रिएक्शन कराते हो HCl के साथ, ठीक है। तुम कहते हो भाई कि अमोनिया को भी मैं कंटेनर में डाल देता हूं, HCl को भी मैं कंटेनर में डाल, और भाई तू कंटेनर में नहीं डाल सकता उसको, तू नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता भाई? क्योंकि दोनों तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगी। ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये क्या बना लेगा? NH4Cl- प्ला माइनस, या फिर अट्रैक्शन हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? ये अमोनियम क्लोराइड है और ये आपके पास व्हाइट कलर का स्मोक होता है। तो दोनों गैसों ने देखो आपस में क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। तो ऐसी गैस, ऐसी कंडीशन में आप डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं होता। 4 ऑप्शन तुम्हें दे दे और फिर उसमें से तुम जो हो तो एनी हो। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी डाल्टन्स लॉ के हवाले से। आगे बढ़ते हैं भाई। ये किसका फार्मूला है? ये तो पढ़ा चुका हूं ना कि R का इनवर्स रिलेशन है उसके मोलर मास के अंडर रूट के साथ R2 का इनवर्स रिलेशन है किसी भी गैस की डिफ्यूजन का। ये हमने किस में पढ़ा था भाई? ग्राहम्स लॉ में पढ़ा था। तो ग्राहम लॉ जो है तो यहाँ पर ये रहा। और भाई इसी के साथ साथ आपके पास ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा नहीं था लेकिन ये फार्मूला बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये फार्मूला है भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन का, भाई काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक गैस। इसके बारे में हमसे क्यों जा सकता है? 4 ऑप्शन तुम्हें नीचे दिए जा सकते हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से वो ये होगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई हमें कुछ डिराइव नहीं करना, जस्ट 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू PV = nRT। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी ये वैल्यू है कि PV = 1/3 छोटा m बड़ा n। और ये याद कर लो बच्चे, ये रट्टा मार लो, कुछ तो रट्टा भी मारोगे। ये भी इसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका भी पूछ सकता है भाई। ये अक्सर औकात, ये जो देख रहे हो ना, ये मैं सर्कल बना रहा हूं, ये अंडर रूट के अंदर 3RT/m ये ऑप्शन के अंदर मौजूद होता है। रूट मीन स्क्वायर का अंडर रूट के अंदर, इसके ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चन वो बना सकता है और उसके ऊपर ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर 3RT/m हमारे पास क्या है? ये फार्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या फार्मूला था जी? अगला फार्मूला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, Z = PV/RT। ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हमारे पास फार्मूला है, Z = PV/RT। इसके ऊपर MCQs भी पूछा गया है। अभी मैं इसके ऊपर MCQs जो है आपको कराने वाला हूं, तो वो आप ये फार्मूला याद रखें। Z की वैल्यू के बारे में पूछा गया है तो ये करते हैं। ये भी मैंने आपको कराया था भाई, ये जो लास्ट वाला है ये भी मैंने आपको कराया था। ये क्या था भाई? प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन के लिए रियल गैस, आइडियल गैस के लिए ये फार्मूला है PV = nRT। रियल गैस के लिए क्या फार्मूला है? ये फार्मूला है P + AN² V - NB = nRT। ये तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। इसमें फिर कांस्टेंट जो है, A कांस्टेंट के ऊपर कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, B कांस्टेंट के ऊपर कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, वंडर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, वंडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर, ये चीजें हमने डिस्कस की थी भाई। आपसे MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये चीजें हमने क्या की थी? डिस्कस भी की थी। और ये सारे वो फार्मूलाज हैं या ये वो सारी चीजें हैं भाई, चलो ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपसे क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना लाजमन है।
अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं अब फार्मूलों से अब गेम निकल गई है और अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। भाई टॉपिक क्या है भाई? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है ये हमारे पास क्या है, टॉपिक है। हाँ तो भाई बच्चे, तूने ऐसा करना है कि गैस को लिक्विफाई करना यहां पर सीखना है, और ये इसको सीखने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए जॉयल थॉमसन इफेक्ट के बारे में। मैं कैसे बताता, मैं तो बाहर था। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जॉयल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। जॉयल थॉमसन, उम्मीद करता हूं स्पेलिंग सही होंगे। जॉयल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? अरे सर, पहले लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बताओ, जॉयल थॉमसन इफेक्ट क्यों बता रहे हो भाई? इसी से रिलेटेड जॉयल थॉमसन इफेक्ट है। अगर आपको जॉयल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पता होगा तो आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में कोई भी मसला आने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें सीन ऐसे चल रहा है ना कि भाई गैस को पकड़ना है और गैस को पकड़ के लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है। सवाल पहले ये पैदा होता है यहाँ पर कि हम गैस को लिक्विड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं? मजा आ रहा है सर, मजा आता है। गैस को पकड़ते हैं और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, दिल को सुकून मिलेगा। ऐसी बात नहीं है भाई। बात इस तरह की है कि कभी आप हॉस्पिटल अगर गए हो तो आपने देखा हो कि हर एक मरीज के पास क्या होता है भाई, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा होता है। पड़ा होता है कि नहीं पड़ा होता है? अब उस सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है, और जो कि उस मरीज के लिए बड़ी जरूरी है। उसको मुंह पे मास्क लगा होता है, उससे उसको क्या आ रही होती है? सांस आ रही होती है, ऑक्सीजन आ रही होती है। उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में इतनी मौजूद होती है जितने आपके एक बड़ा सा रूम हो, छोटा रूम नहीं, बड़ा रूम, बड़े रूम के अंदर, सारे रूम के अंदर जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सारे कलेक्टिवली उस गैस के सिलेंडर के अंदर मौजूद होते हैं। तो यानी अगर ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हमें ना आती होती या इसके बारे में हमें पता ना होता तो भाई लिल घोड़ी हो जाती। फिर ऐसा हो जाता भाई कि हर एक मरीज के पास एक बड़े से जो कंटेनर होता है ना, जैसे कि ट्रक कंटेनर लेके जाता है पूंप पूंप, तो वो कंटेनर जो है हर एक मरीज के पास रखना पड़ता और उससे गैस की फॉर्म में जो है ना ऑक्सीजन उसके पास आती। लेकिन भाई अब देखो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन को, तो लिहाजा वो लिक्विड में आके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए, तो अब एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भी बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो गाड़ियां सीएनजी पे चल रही हैं, भाई ये कैसे चलती? ये कैसे चलती भाई? जो गैस तू डलवा रहा है वो लिक्विड फॉर्म में डलवा रहा है, कंप्रेस्ड गैस है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो तू चूल्हे पे गैस चला रहा है वो मीथेन है, CH4 है। कौन सी गैस है भाई? CH4 है। अब वही गैस को अगर तू कंप्रेस कर ले, मॉलिक्यूल्स को करीब लिया मीथेन को, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, और फिर उसी लिक्विड को तू डाल दे भाई किसके अंदर? गाड़ी के सिलेंडर के अंदर, और फिर वही लिक्विड के अंदर वो जो गैस है जैसे ही इंजन के पिस्टन के पास जाएगी तो वो एक स्पार्क आएगा, पटक, पिस्टन चलेगा, पटक। पेट्रोल क्या करता है भाई? धमाका मारता है ना। पेट्रोल करता है, धमाका मारता है, पिस्टन चलता है, डज 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 डज। यहाँ पर आके धमाके होते, डग 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 डग, फ्यूल जलता है और पिस्टन चलता है, डजा 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 डजा, गाड़ी चल पड़ती है। तो इसी तरीके से जो कंप्रेस्ड गैस होती है वो भी जाकर वहां पे पटाखा मारती है, तो पिस्टन जो है यूं यूं होते हैं, वो जो सिलेंडर से क्या होते हैं इंजन के अंदर, देखे होंगे यार तूने, तो वो क्या कहे उससे फिर गाड़ी चलती है। तो कितनी जगहों पर देखो इसने हमें जो है तो मदद दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इसको अपनी शौक के लिए बस पढ़ रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा था कि हम गैसों को क्या करें, लिक्विफाई करें। तो दुनिया की सबसे पहली गैस जो लिक्विफाई हुई थी, दुनिया की जो सबसे पहली गैस लिक्विफाई हुई थी वो कौन सी थी? वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। मैं तो बैठ जाता हूँ, सब्र कर जरा सा। जॉयल थॉमसन इफेक्ट तूने बताया है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड जॉयल थॉमसन इफेक्ट। पॉजिटिव जॉयल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है पता है तुम्हें? पता है पॉजिटिव जॉयल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जरा मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। तुम्हें नहीं पता है, मुझे छोड़ो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। और दूसरी बात यह कि अरूज बेटा मैं इनको शुरू से आपको बता रहा था। तो अभी भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जॉयल थॉमसन इफेक्ट। जैसा कि हमें बताया इकरार भैया ने कि जॉयल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। जॉयल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉज कूलिंग। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या कहलाई जाती है भाई? कूलिंग कहलाई जाती है। अब कैसे? अब कैसे? और यहाँ पर क्या हो जाता है भाई कि हीट एनर्जी इसमें क्या हो जाती है भाई, यहाँ वहाँ पर लॉस हो जाती है, यानी बस हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ पर ठंडक हो जाती है।
गैसों को एक्सपेंड करोगे तो उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे कूलिंग काज होती है। अब कैसे काज होती है, देखो पहले गैस के मॉलिक्यूल थे दूर दूर थे, पहले गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर थे। अब आपने क्या काम किया, अब आपने ये काम किया कि इन गैसों के मॉलिक्यूल के ऊपर आपने प्रेशर ज्यादा किया और इसको कंप्रेस किया। इसको जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे भाई, करीब करीब आ जाएंगे। और अभी हमने पिछले लिक्विड चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और यहां पर इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। याद रखना, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये कंप्रेस गैस है, इसको हमने कंप्रेस, कोई भी गैस हो सकती है, एक्स वाई जेड एनी गैस, हम लोग उसको कंप्रेस जब करेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, रिलीज हो जाएगी, यानी ये काफी गर्म हो जाएगी, ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, ये गर्म गैस है। अब इस कंप्रेस गैस को, इस कंप्रेस गैस की अगर तुम सडन एक्सपेंशन कर दो, यानी इस पर से प्रेशर हटा दो, तो क्या हो जाएगा भाई कि ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन ये कैसे दूर जाएंगे भाई, ये ऐसे दूर जाएंगे कि आसपास में जो इन्वायरमेंट होगी, आसपास में इसके जो इन्वायरमेंट होगी, उस इन्वायरमेंट से, आसपास में जो इन्वायरमेंट है, आसपास में जो इन्वायरमेंट है उससे ये क्या काम करेंगे कि उससे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। आसपास की इन्वायरमेंट से ये क्या काम करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहां पर होगा क्या कि ये जो अंदर जो इनके बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये बॉन्ड्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। ये बॉन्ड्स कब ब्रेक होंगे भाई, ये बॉन्ड्स तब ब्रेक होंगे कि जब आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। यहां पर क्या होगा भाई, आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से ऐसा हो जाएगा कि आसपास की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ये बॉन्ड टूट जाएंगे और बॉन्ड टूटने से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। इससे हमें ये बात पता चली कि जब भी बॉन्ड टूटता है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। याद रखना केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। यही सेम प्रिंसिपल हमारे पास फ्रिज में भी होता है। फ्रिज में क्या होता है भाई कि फ्रिज में नीचे कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर क्या काम करता है भाई कि कंप्रेसर गैस को कंप्रेस कर देता है। अब कंप्रेसर के अंदर जो है फ्रिज के नीचे लगा होता है। गैसों को जैसे ही वो कंप्रेस करता है गैस को, तो वहां पर होता यह है कि उनके अंदर क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है और गैस गर्म हो जाती है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो वहां पर जो फ्रिज के पीछे पाइप बने होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे ऐसे। कैसा होता है भाई कि फ्रिज के अंदर ये नीचे क्या लगा हुआ है भाई, कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस कर देता है और फिर इसके पीछे इस तरीके से फ्रिज के पीछे पाइप लगे होते हैं। अब ये पाइपों के अंदर ये गैस जाती है, कौन सी गैस, कंप्रेस गैस, ये जाती है। और ये पाइप क्या होते हैं, अक्सर औकात इस पाइप को अगर आप हाथ लगा के देखो तो ये पाइप क्या होंगे, गर्म होंगे। कैसे होंगे ये पाइप, गर्म होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर कंप्रेस गैस जा रही है, बॉन्ड बना है। अब ये जो पाइप का मुंह होता है ना, ये कहां पर खुला होता है भाई, ये खुला होता है किस जगह के ऊपर, ये खुल जाता है भाई आपके जो फ्रिज का जो वो होता है, ऊपर का जो बर्फ़खाना होता है जहाँ पर बर्फ़ जमती है, वो जो फ्रीज़र होता है ऊपर फ्रिज के, वहाँ पर ये जो पाइप है खुलता है, वहाँ पर इसकी सडन एक्सपेंशन हो जाती है। जब सडन एक्सपेंशन होती है तो बॉन्ड जो बने होते हैं वो टूट जाते हैं। तो बॉन्ड बने हुए जब टूटते हैं तो आसपास की यानी बर्फ़खाने के अंदर जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती है, ये टूट जाते हैं और दूर दूर चले जाते हैं। इनकी सडन एक्सपेंशन हो जाती है। सडन एक्सपेंशन से वो क्या कर लेते हैं भाई, कूलिंग काज कर लेते हैं। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या काज करती है भाई, कूलिंग काज करती है। सडन एक्सपेंशन क्या काज करती है भाई, कूलिंग काज करती है। लिहाजा इसी वजह से जो है तो वो क्या करते हैं भाई कि वहाँ पर फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है फ्रिज की, एसी की।
एसी की भी ये एग्जांपल है। आप क्या समझते हैं कि आपका जो एयर कंडीशन है गर्मियों के दिन, ऐसे तो सर्दी अभी भी बड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन गर्मियों के दिन वो आपको क्या ठंडक दे रहा है कमरे में? ठंडक नहीं दे रहा, उसके बाहर एक कंप्रेसर लगा है, एक पंखा लगा हुआ है जो आपके कमरे में से हीट को निकाल रहा है। तो हीट को निकालना बड़ा ज़रूरी है, अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकालना बड़ा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग निकालोगे, जितना ज़्यादा ये देखोगे भाई कि ये इतनी सारी रश लगी हुई है, ये सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं, ये सारी की सारी दुनिया जो है नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचोगे। जब भी कोई टेस्ट देने जाओगे ना, या मक्खी तंग कर रही है, दफ़ हो जा मक्खी, तुझे खुदा ख़राब कर। अच्छा एनी हाउ, तो मैं कह रहा था कि जब भी टेस्ट देने जाओगे, दुनिया का कोई भी टेस्ट दो, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें पता भी हो कि यहाँ पे रिश्वत चल रही है, नहीं, कभी ये मत सोचना कि सीटें बिकी हुई हैं। दिमाग में ये सोचना कि हर एक चीज़ सही है, हर एक चीज़ सही है, मैं ही गलत हूँ, मुझे मेहनत करनी है, मुझे उस सीट को पाना है। सब कुछ 100% प्योर है, सब कुछ क्या है, 100% प्योर है, और इसी प्योर होने की वजह से तुमने मेहनत करनी। ये दिमाग में नहीं सोचना, लोग कहते हैं मड़ा सीटें तो बिकी हुई हैं, मड़ा ये तो ब्लूटूथ चल गया, मड़ा ये तो ये हो गया, ना ना ये तो पाकिस्तान है, देखो पाकिस्तान दे, मड़ा चली पाकिस्तान दे, ना 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 ना। दिमाग में तुमने नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स ले आए तो तुम्हारी सडन एक्सपेंशन नहीं होगी, तुम कूलिंग कॉज नहीं करोगे, तुम यहीं पर फंस जाओगे, तुम यहीं पर कंप्रेस ऐसे हीट में फंस जाओगे, उस हीट में तुम फंस जाओगे, तुम्हारी एक्सपेंशन कभी हो ही नहीं सकेगी, किसी अच्छी सीट पे कभी जा ही नहीं सकोगे। लिहाजा तुमने क्या काम करना है भाई, नेगेटिव थॉट्स को जो है तो अपने दिमाग से डिलीट कर देना है। और इसी के साथ साथ भाई ये तो है जॉयल थॉमसन इफेक्ट। एक दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि जिनका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करती, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती ही नहीं है। हाइड्रोजन को जितना भी तुम कंप्रेस कर दो तो उसके दरमियान वो तकरीबन ना होने के दर होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मतलब हाइड्रोजन हीलियम इसको तकरीबन कह लो इस फिनोमिना के उल्टे चलती हैं, तो उसको पॉजिटिव जॉयल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। उनका जो है इसका फिनोमिना के उल्टे चलती हैं, तो ये नेगेटिव जॉयल थॉमसन इफेक्ट है, कूलिंग काज कर रहा है, वो पॉजिटिव जॉयल थॉमसन इफेक्ट पे चलती हैं। एनी हाउ, तो आगे बढ़ते हैं। अब यही जॉयल थॉमसन इफेक्ट जो है किस तरीके से कारामद होता है, आप सारी गैसों को लिक्विफाई कर सकते हो, तकरीबन सारी गैसों को लिक्विफाई कर सकते हो। अभी मैं सिखा रहा हूँ। एक मेथड होता है लिंड्स मेथड, जिसको कहते हैं फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड में क्या है भाई, लिंड्स मेथड में इस तरह की बात है बेटा, लिंड्स मेथड में इस तरह की बात है कि जन्म 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 हम लोग उसमें क्या करते हैं, एयर को लिक्विफाई करते हैं। एयर में कौन कौन सी गैसें हैं, बहुत सारी है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी मिक्सचर है गैस, एयर। तो एयर को लिक्विफाई करते हैं हम लोग लिंड्स मेथड के जरिए। कैसे करते हैं भाई, पहले होता क्या है भाई, वैसे क्वेश्चन तेरा मजे का था। अच्छा आगे चल। अच्छा देख, यहां से क्या आता है भाई, यहां से एयर आती है, यहाँ से क्या आती है, अंदर एयर आती है, इधर से एयर आती है, एयर आगे जाती है, यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पे पहुँचती है। तो यहाँ पर इसको क्या होता है, 200 ATM यहाँ पर प्रेशर होता है। ये कंप्रेसर है, गैस को कंप्रेस कर देता है। कितना प्रेशर होता है, 2 ATM। तो यहाँ पर 2 ATM प्रेशर होने की वजह से ये गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हो जाती हैं, और साथ ही साथ वो गर्म हो जाती है गैस। अब आगे जाती है इधर कॉइल्स लगी होती हैं, देखो कॉइल्स, ये कॉइल्स के ऊपर इस तरीके से क्या होता है, इसको ठंडा करने के लिए कुछ चीज़ें लगाई होती हैं ताकि गैस थोड़ी हम लोग ठंडी कर लें भाई, क्योंकि गर्म हो जाती है ना प्रेस करने से। देख बाहर कितना प्रेशर है, बाहर है एनवायरनमेंट में 1 ATM, हमारे पास कितना प्रेशर है भाई, 1 ATM। गैसों ने इसको 200 ATM कंप्रेस कर दिया। फिर उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, तो यहाँ से ठंडा करते हैं, गैस आगे जाती जाती है, इस चैम्बर में आ जाती है। इस चैम्बर में जो गैस कंप्रेस हो जाने के बाद कुछ हाइड्रोजन कुछ ऑक्सीजन मिलकर आपस में वाटर बना लेते हैं, क्योंकि गैस तो मिक्सचर है, मक्खी तो तंग कर रही है। तो क्या है भाई कि गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। तो कुछ वाटर यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, इसको कहते हैं वाटर कलेक्टर टैंक। तो वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ से बाकी की जो गैस होती है वो आती है। यहाँ से जब यहाँ पर इस बड़े कंटेनर में आ जाती है, तो इस बड़े कंटेनर में जो है 1 ATM प्रेशर होता है।
क्या होता है 1 atm प्रेशर। तो यहाँ से गैस जैसे ही बाहर निकलती है ना, तो ये कंप्रेस गैस क्या हो जाती है, जैसे ही इसका सडन एक्सपेंशन होता है, तो ये क्या हो जाती है, वापस गैस बनने की कोशिश करती है, 200 atm से 1 atm पे आ जाती है, तो यहाँ से इस तरह बाहर निकलना शुरू कर देती है। और कुछ गैस कंप्रेस और इस तरह क्या कंप्रेस हो जाने के बाद और साथ ही साथ फ्रीज हो जाने के बाद, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर ले लेने के बाद यहाँ से लिक्विड बनकर नीचे उड़ जाती है, सॉरी लिक्विड बनकर क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। लिहाजा हम लोग ये कहते हैं कि कुछ गैस यहाँ पर क्या होती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ एयर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से आने के बाद कंप्रेस होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो, तो सडन एक्सपेंशन मिलने से वो क्या हो जाते हैं, इस तरीके से हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ के वो यहाँ से वापस इस चैम्बर के अंदर चले जाते हैं, और इधर पीछे से भी एयर आ ही रही होती है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारी की सारी एयर किस में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है, ये क्या है भाई, ये लिक्विड एयर है जो कि यहाँ पर क्या है, मौजूद है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लिक्विड एयर कहते हैं। अब इसके बाद जो है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो मरीज़ वाली बात, कि इसने जैसे ही हमें बताया कि भाई मरीज़ का क्या सिस्टम चल रहा है। थैंक यू, आज के लिए इनफ हो गया। माज तू जा सकता है, तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, माज तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, तू जा सकता है। अलग पांडे की तरह अकेडमियाँ भी खोलेंगे यहाँ पे। अच्छा एनी हाउ, तो ये इस तरीके से गैस क्या होती है, लिक्विफाई होती है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि मरीज़ के मुंह के ऊपर हमने इस तरीके से लगाया होता है मास्क, और यहाँ से क्या हो जाता है भाई, यहाँ से पाइप खुला होता है, तो यहाँ से कंप्रेस लिक्विड एयर जब आती है, जैसे ही यहाँ पर आती है तो वो गैस बन जाती है, वापस क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, और नीचे जो लिक्विड एयर होती है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही 1 atm पे आती है, तो गैस जो है तो क्या हो जाती है भाई, इस तरीके से हमें जो है तो उधर गैस की फॉर्म में फिर उसके मुंह पे चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि फ्रीज उसका मुंह इस वजह से नहीं होता क्योंकि काफ़ी कम एरिया के ऊपर मार्क्स लगा होता है, काफ़ी कम, और थोड़ी सी बहुत थोड़ी लिमिटेड ऑक्सीजन के कतरे जो हैं दिए जाते हैं। ये नहीं कि सारी ही भेज दी जाए, मरीज़ का मुंह ही जम जाएगा। तुमने गौर किया हो कभी ऑक्सीजन पे, तो ऐसे ठंडक ठंडक और फ्रेश फील होता है। वो इस वजह से फील होता है क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली कूलिंग हो रही होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये तरीका था जिसके ज़रिए हमने क्या करते हैं, हम लोग गैस को लिक्विफाई करते हैं। कहता है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लंबी अंग्रेजी में, और कह रहा है ये कौन सा लॉ था। तो भाई कौन सा लॉ था, आप ही बताओ। इससे बचकाना क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, कौन सा लॉ था, कौन सा लॉ था, कौन सा लॉ था। ऑप्शन दिए हुए नीचे, डाल्टन, बॉयल, एवोगाड्रो, चार्ल्स। भाई कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी करो ये क्वेश्चन। हाँ चार्ल्स, गुड, इतना घंटे में आंसर आया भाई। चार्ल्स लॉ था ये, चार्ल्स लॉ था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि एमडीकैट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये एमडीकैट के पेपर में आया भाई। अब मैं क्या करूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये मजे का क्वेश्चन है। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट प्रेशर का क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है mmHg, ऑप्शन नंबर सी है टॉर, ऑप्शन नंबर डी है ATM। तो भाई SI यूनिट क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। SI यूनिट जो है प्रेशर का वो क्या है भाई, वो है पास्कल। अब आगे चलते हैं एमडीकैट के। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बात बताई है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में आपने जो है
तो मालूम करके रखना है। ऑफ अ गैस हैज़ इन्वर्स रिलेशन विद दिस, तो किसके साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्या करो, इंक्रीज करो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करें, ज़्यादा करते हैं, तो भाई टेम्परेचर दूसरी तरफ क्या हो जाता है, पी एम नहीं, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी है, तो टेम्परेचर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ये इसके साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। वॉल्यूम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है जेड का। जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, प्रेशर के साथ और वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इसका करेक्ट ऑप्शन है। आर जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम लोग किसी खाते में लेते नहीं है, तो आर जो है, जेड जो है, इसका इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है भाई, टेम्परेचर के साथ है। अभी